नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल यू लवली पीपल आउट देयर। एक बार फिर से बुधवार की शाम और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए गुड इवनिंग इंडिया। वेल योर यूजुअल होस्ट ऑन द काउच ऑफ साक्षी। और दोस्तों आज का जो हमारा 1 घंटा बीतने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को कवर करने वाला है। अगर मैं बात करूँ अपने पहले सेगमेंट की, देन आई होप एंड आई बिलीव आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमारी इस दुनिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इनफाइनाइट नहीं है। वेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखें, उनको कंजर्व करें ताकि उनको और बढ़ाया जा सके, ना कि वी ब्रिंग देम टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। बिकॉज अगर आप सोचिए, अगर हमें जल या हवा, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉर दैट मैटर ख़ास तौर से अगर हम पानी की बात करें, जल की, तो अगर वो इस दुनिया में ना रहे देन आई डोंट थिंक एज ह्यूमंस और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग स्पीशीज़ विल बी एबल टू सर्वाइव देमसेल्व्स ऑल्सो ऑन दिस प्लैनेट। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ, इट्स एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग टू से टुडे दैट वाटर एक्चुअली स्टैंड्स थ्रेटेंड इन दिस वर्ल्ड टुडे। लेकिन हम में से कितने वो लोग हैं जो इस बात को सही मायने में समझते हैं और इसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। एज आई ऑलवेज से, एवरी सिंगल ड्रॉप मैटर्स, एवरी सिंगल एफर्ट मैटर्स। आपको लग सकता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। अगर साथ में ये 5 उंगलियां जुड़ जाएं तो जब ये एक मुट्ठी बनती है तो उसमें बहुत दम होता है। विच इज़ वाई टुडे दोस्तों, आज हमारा जो पहला सेगमेंट है वो होगा जीवित रहने को जूझता जल। जी हाँ, इट्स ऑफ कोर्स अ सीरियस टॉपिक दैट वी शैल बी टॉकिंग अबाउट एंड अ मच नीडेड वन। और दोस्तों मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस मुद्दे से काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जुड़ी हुई हैं। शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑन द फ्रंट ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, इन आर यंगस्टर्स, इन बच्चों के अंदर भी, कि कैसे आप पानी को बचा सकते हैं। She is also leading an NGO by the name of SAP Foundation, which is Sustainability and Adaptation Planning Foundation, and at the same time is a water conservationist herself. I'm talking about Misha Tandon ji. नमस्कार, गुड इवनिंग मीशा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द काउच हमारे साथ आज यहाँ पर। मीशा जी, जस्ट टू क्विकली स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, आप खुद एक फाउंडेशन चला रही हैं, सैप सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन प्लानिंग फाउंडेशन। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये फाउंडेशन क्या कुछ कर रही है। जब हम बात करते हैं कि पानी को अगर बचाना है तो उस सिलसिले में आपकी फाउंडेशन क्या काम कर रही है? जी, सबसे पहले तो आई थिंक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें पानी को बचाने की ज़रूरत इतनी सडनली और इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है। हमारे कंट्री में हमेशा से ही वाटर स्कैर्सिटी एक इशू रहा है, जिसके बाद हम इमिजिएटली फ्लड्स फेस करते रहे हैं। लेकिन आज इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है और साथ में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनकी वजह से आपने सुना ही होगा कि एक जगह पे चेन्नई में लोग टैंकरों के आगे लाइनें लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 0 डे हो रहा है और तीसरी तरफ मुंबई फ्लड्स में ड्राउन हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती जा रही हैं क्लाइमेट चेंज के वजह से। और एक और एस्पेक्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्बनाइजेशन। हमारा कंट्री ऑलमोस्ट 50% अर्बनाइजेशन की तरफ हेड कर रहा है। बाय 2050 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद इंडिया की 50% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहे। और ये भी एक अनुमान लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों में से मिडिल क्लास पॉपुलेशन होगी। अब ये मिडिल क्लास अपनी वाटर डिमांड्स, अपनी एनर्जी डिमांड्स क्लाइमेट चेंज के चलते कैसे पूरी करेगी, उसी को एक मुद्दा लेके हमने सबसे पहले अपनी एनजीओ के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि आज का आम आदमी क्लाइमेट चेंज और वाटर की क्या अंडरस्टैंडिंग रखता है। इसके लिए हमने गंगा बेसिन में कुछ सर्वे स्टार्ट किए हैं, लोगों से डिस्कस करना कि आप वाटर स्कैर्सिटी के बारे में क्या समझते हैं, आपको गंगा जी की वाटर इश्यूज़ कितने उन्हें पता हैं और भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स जो उन्होंने देखे हैं उसके ऊपर उनके क्या रिएक्शंस हैं। तो ये लेके हमने एक सर्वे शुरू किया था जिसके इनिशियल फाइंडिंग्स हमें थोड़े हैरान करने वाले भी लगे
अभी तक जितने सर्वेज हुए हैं, हम पूरे गंगा बेसिन में इंटेंड करते हैं ये सर्वेज करना, बट अभी हमने अपर रीचेस से शुरू किया है। तो अभी हमें ये ज़्यादा देखने में आया है कि लोगों को इतना रियलाइजेशन नहीं है कि हमारे क्या प्रॉब्लम आने वाली है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई मीन एक वाटर रिलेटेड क्लाइमेट डिज़ास्टर ऑलरेडी हो चुका है, केदारनाथ का जो हुआ था 2015, बट उसके अलावा जो वहाँ पे ग्लेशियर का इशू है, जो वहाँ पे अर्बनाइजेशन का इशू है, वो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो वहाँ की इकोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर आप देखें हमारे प्लेन्स में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और सारे लोग गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं, एंड इससे पहाड़ों की इकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आपने शायद न्यूज़ भी सुनी होगी कि नैनीताल में लोग सड़क पे सो रहे थे। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो इंसिसेंट अर्बनाइजेशन पहाड़ों में कर रही हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंड ये फर्दर थ्रेटन कर रहा है क्लाइमेट ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। तो रेजिलियंस बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि सबसे पहली शुरुआत कहाँ से की जाए। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले इन बच्चों से शुरू करते हैं जो गंगा बेसिन में रहते हैं और जिनका भविष्य इस नदी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ में, उन्हें समझाया कि वाटर की स्कैर्सिटी क्या प्रॉब्लम आने वाली है, एक्सट्रीम इवेंट्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आने वाली है। उन्हें हमने इमेजेस दिखाए, लगभग 30 साल के ही गैप में सिंपल गूगल अर्थ इमेजेस हमने दिखाए कि ग्लेशियर का आप देखिए क्या डिफरेंस पड़ा है। उसे देख के बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हुए। एक और चीज़ हमने उन्हें दिखाई कि आप देखिए गंगा बेसिन के अंदर पहले कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज, सब ट्रिब्यूटरीज और छोटी छोटी नदियाँ नाले हमें दिखते थे, बट आज हम देखें तो वो सब फ्लैट हो चुका है। तो बच्चों का एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन आया कि ये तो हमारी नसों जैसे हैं, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं वैसे ये तो रिवर की नसें हैं, अगर ये हट गई तो फिर हमारी रिवर कैसे चलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन बच्चों की तरफ से आया। साथ ही साथ हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी डेवलप कर रहे हैं अब जिनसे हम ये बच्चों को तो एक्सेप्ट करा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बट साथ ही क्लाइमेट चेंज के लिए वो क्या कर सकते हैं, जैसे किस तरह से क्लाइमेट रिलेटेड जर्नलिज्म हुआ, क्लाइमेट रिलेटेड ऑडिटिंग हुई कि आप समझें कि आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट एंटरप्रेन्योरशिप हुई। तो इस तरह के स्ट्रीम्स में बच्चे क्या कर सकते हैं, इस तरह के हम मॉड्यूल्स अब डेवलप कर रहे हैं। कि जब आप बच्चों की बात करते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी वो जनरेशन या कौन सी वो ऑडियंस लगती है जहाँ से आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मेजर चेंज और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है टुवर्ड्स सॉर्टिंग या एक छोटा सा स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज लिया जाए? क्या आपको लगता है कि इसकी जड़ सबसे ज़्यादा इसका जो सोल्यूशन है वो यंगस्टर्स के ज़रिए आ सकता है, कि आज के ज़माने के जो लोग हैं, कि आपको लगता है ओवरऑल एवरी इंडिविजुअल वेदर ही और शी इज़ ओल्ड, यंग और अ किड हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस? राइट, फ्रैंकली स्पीकिंग जैसा आपने रिपोर्ट्स सुनी होंगी, इंडिया के लगभग 21 सिटीज़ का ग्राउंड वाटर हो सकता है काफ़ी क्रिटिकल हो जाए 2020 तक, और 2040 तक कुछ लोग रादर 2030 तक कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है इंडिया की 40% पॉपुलेशन के पास ड्रिंकिंग वाटर की भी स्कैर्सिटी हो। तो आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत कम है, एंड वी कैन नॉट वेट फॉर just the kids or just the youngsters or just the aged. It has to be each and every one of us. But yes, there are certain places जहाँ पे आपको easily उनको समझा सकते हैं। अभी वो यंग एज में हैं, उनका माइंडसेट इस हिसाब से ढल सकता है, बट जो ग्रोन अप्स हैं उनके लिए थोड़ा माइंडसेट चेंज करना एक मुश्किल चीज़ होती है। बट जिस तरह से डिज़ास्टर्स और एक्सट्रीम इवेंट्स वाटर रिलेटेड बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्हें भी समझ आता जा रहा है। आई मीन एक थोड़ा पुराना एस्टिमेट है ये, बट लगभग $10 बिलियन इंडिया क्लाइमेट चेंज रिलेटेड
डिज़ास्टर्स और उनसे जो इम्प्लिकेशंस होती हैं उन पे खर्च करता है. दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ दैट वी हैव. तो इसलिए आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट. ओके, जब आप बात करते हो कि चलो एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेटली जो अवेयरनेस आप बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं. वंस यू गेट डाउन ऑन द ग्राउंड, आपको करीबन 1 साल हुआ है इस एनजीओ को लीड करते हुए, तो आपने कितना देखा है कि ग्राउंड रियलिटी पे लोग कितना एज एन इंडिविजुअल अपने ऊपर ये जिम्मेवारी उठा रहे हैं कि वो पानी की बचाने के लिए कुछ करें, और क्या कर रहे हैं? इज़ द पुश नीडेड ऑल द टाइम, और डू यू सी अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस विच शोज़ कि एक एटीट्यूड चेंज कहीं पे हो रहा है? वेल, एटीट्यूड चेंज आई वुड से डेफिनेटली हो रहा है. ऑल्दो उनको इमिजिएट क्लाइमेट चेंज का रियलाइजेशन नहीं है, बट जो अपने इमिजिएट सराउंडिंग्स में वो इश्यूज देखते हैं, जैसे कि हमारी गंगा जी गंदी हो रही हैं या हमारे घाटों पे कूड़ा पड़ा है, तो यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू कंट्रीब्यूट एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन वे. कोई अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स करता है, कोई लोग आके गंगा की सफाई करते हैं घाटों की. हर वीकेंड हरिद्वार के अंदर ये चीज़ होती है, हर वीकेंड लोग एक साथ आके घाटों की सफाई करते हैं. बट व्हाट आई फील इज़ दैट although there is a lot of willingness and a lot of activity happening, these activities are still piecemeal. इनको एक जोड़ने वाले सूत्र की ज़रूरत है, एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. जैसे हर सिटी के स्टेक होल्डर्स एक साथ आके ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं रादर देन इन आइसोलेटेड पॉकेट्स. ओके, 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपकी बात से मुझे मिलती है. सबसे पहले तो इन द फ्लो ऑफ द कॉन्वर्सेशन मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर पानी को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके क्या कुछ आप तरीके बता सकती हैं जो एक इंसान घर में देखने वाला, हमारा आज दर्शक भी जो हमें देख रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में उतारे उन छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस को, बिकॉज एवरी काउंट मैटर्स इन फैक्ट. True, every drop counts. Basically, you know, I would start with because हम monsoons में हैं, so this is the right time to start such an initiative. जैसे एक जल शक्ति अभियान भी शुरू हुआ है, but as an individual हम सब लोग थोड़ा बहुत भी पानी अगर अपने घर में इकट्ठा करते हैं, जैसे बारिश आ रही है, आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितना भी भर के स्टोर करते हैं और उसे आप रीयूज़ कर लीजिए घर में. जैसे यू नो फ्लोर मॉपिंग के लिए यूज़ हो सकता है, गाड़ी साफ़ करने के लिए यूज़ हो सकता है. हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ आज की डेट में मिनिमम 135 लीटर पर कैपिटा प्रोवाइड करने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं, बट देन ये सारा पानी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रीट होता है, जबकि हम इसमें से हार्डली 20-30% जो है ड्रिंकिंग और रिलेटेड यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इसलिए आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके कौन से ऐसे यूजेस हैं जहाँ पे आपको प्रॉबली ये ट्रीटेड वाटर नहीं चाहिए और जहाँ पे आप ऑल्टरनेट वाटर सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला तो आई वुड से कि आप बारिश का पानी स्टोर करिए. अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, वाटर सोर्स नहीं है, तो अपने घर में ही बाल्टियों में स्टोर करिए. इससे ये एक बहुत ही छोटा कदम है, बट इससे आप ये करेंगे कि आप आगे डाउनस्ट्रीम जाके जो फ्लडिंग हो रही है, आप उसमें कुछ अपना एक कंट्रीब्यूशन देंगे जिससे वो फ्लडिंग थोड़ी कम हो. और अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो हो सकता है हम फ्लडिंग की रिक्वायरमेंट, फ्लडिंग का एक्सटेंट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कम कर सकें. साथ ही साथ पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि I think billions of trees are needed to actually make a significant change. तो जितने भी पेड़ हम लगाएं वो कम हैं. तो हर एक व्यक्ति को एक पेड़ लगा के उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए. और साथ ही साथ what I would say is कि जो हमारे ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स रहे हैं, जैसे कुएं, बावड़ियाँ, ये सब आज की डेट में पाइप सप्लाई की वजह से और यू नो ओरिजिनली हमारे कम्युनिटी और हमारे वाटर सोर्सेज में बहुत बढ़िया कनेक्ट था, जो कि धीरे धीरे ओवर टाइम एकदम डिटैच हो गया है. इसको दोबारा रीइंस्टेट करने की ज़रूरत है. आपके आस पड़ोस में जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल हैं या कोई सूखा हुआ बोरवेल है या जो भी हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करिए और
आई थिंक कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। बहुत सारे घर मिलके एक स्ट्रक्चर को रिचार्ज कर सकते हैं। इससे आप पानी स्टोर भी कर सकते हैं जो आपको गर्मियों में मिल सके, और साथ ही साथ आप फ्लडिंग का भी एक्सटेंट कम करेंगे। ओके, वन मोर थिंग दैट कम्स टू माइंड इसके साथ, आपने जब बात करी कि जो रेन वाटर पानी है एज एन इंडिविजुअल जो घरों में रहते हैं उस पानी को वो प्रिजर्व करें, लेट्स टॉक अबाउट फार्मर्स ऑल्सो, जिसमें आपका एनजीओ बहुत इन डेप्थ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है टुवर्ड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम जानते हैं कि फार्मर्स हमारा कंट्री का करीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी वायबल एंड अ वेरी यूजफुल वे ऑफ यूजिंग वाटर एंड एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि वो वेस्ट ना हो। उस फ्रंट पे आपका एनजीओ और आप खुद क्या कर रहे हैं? जी देखिए, फार्मर्स तो डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे कंट्री का ऑलमोस्ट 80% या उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड यूजेस में जाता है। तो इसके लिए फार्मर्स के लेवल पे ड्रिप इरिगेशन बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे प्रमोट करने की गवर्नमेंट के वेरियस गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स रहे हैं। साथ ही साथ जो फार्मर्स ड्राउट प्रोन एरियाज़ में होते हैं वो खुद ही अपने फार्म पे छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने लगे हैं जिनमें वो वाटर स्टोर कर लेते हैं और फिर दोबारा यूज़ करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है, अभी ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स प्रमोट किए जा रहे हैं, इससे आई थिंक जो एक्सटेंट है, क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर्स और ये लेवल ऑफ अवेयरनेस काफ़ी कम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, राजस्थान में एक सज्जन हैं जो सूखे हुए तालाब जो राजस्थान के होते हैं, वो कम्युनिटी को इकट्ठा करके वो सूखे हुए तालाब के ऊपर डिस्कशन करके कम्युनिटी को अवेयर करते हैं, और फिर वो कम्युनिटी के साथ एक सॉर्ट ऑफ एक पार्टनरशिप बनाते हैं, जिससे वो कहते हैं कि 1 या 2 साल के लिए मैं आपका पॉन्ड लूँगा और फिर मैं इसे जीवित करके आपको दे दूंगा। उसमें वो पॉन्ड का डिसिल्टेशन वगैरह सारी चीज़ें कराते हैं, उसके जो कैचमेंट एरिया होता है उसके अंदर खेती बाड़ी करके अपना रेवेन्यू रिकवर करते हैं, और फिर जब वो वाटर बॉडी जीवित हो जाती है तो फिर वो वापस उसे कम्युनिटी को दे देते हैं कि अब आप इसकी देख रेख करिए। तो इस तरह के बहुत सारे लोकल लेवल इनिशिएटिव्स हैं जो भविष्य में लिए जा सकते हैं और लिए जाने चाहिए। राइट, ऑफ कोर्स। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू मिशा जी, कि आपने कहा था बातों में अभी कि जितना भी एफर्ट एज एन इंडिविजुअल लोग लगा रहे हैं वो आप देख रहे हो कि वो भी स्कैटर्ड है। यू नो, देयर डिफरेंट पीसेस विच आर एवरीवेयर, बट व्हाट्स नीडेड इज़ कि सब कुछ एक साथ आए, एंड फॉर दैट एक किसी भी चीज़ को एक मूवमेंट बनने के लिए कि वो एक बड़े स्तर पर हो, अप्लाई किया जाए, इट्स नीडेड कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी पिक्चर में आए। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ विजन और एन आइडिया और अ सजेशन, क्योंकि आप खुद इसी के अंदर हैं, आप खुद भी अपना एनजीओ चला रही हैं, कि किस तरह से इस चीज़ को एक डोर में बांधा जा सकता है ताकि देश में रहने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ अपने एंड से पानी जैसे एक लिमिटेड रिसोर्स को बचाने के लिए करे, कुछ भी करे? जी देखिए, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में होता है, एक यूरोपियन वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव है जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं एक रिवर बेसिन में, वो साथ में आके डिसाइड करते हैं कि मेरे वाटर बॉडी में कहाँ से पोल्यूशन हो रही है, मेरे वाटर बॉडी में कहाँ से इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और फिर आगे भविष्य में यू नो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एस्पेक्ट हो सकता है जो वो डिस्कस करें। तो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे कंट्री में भी चाहिए। साथ ही साथ जैसे हर एक सिटी है, हर एक गांव है, वो अपने प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, कम्युनिटी खास तौर से, क्योंकि काफ़ी जगह हमने देखा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बनते हैं बट वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिलेटेड रह जाते हैं, तो वो कम्युनिटी का आउटरीच उतना हो नहीं पाता। तो आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस दैट इज़ नीडेड बिटवीन द एनजीओज, द कम्युनिटी एंड द And for the गवर्नमेंट। balance to come, there has to be also basic knowledge and awareness even among the people जो कर रहे हैं। So for that front, आपको क्या लगता है कि within the country, जिस तरह से हमारे देश में भी अगर देखिए तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं
सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज ऑल्सो, बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़कर खुद भी इन मुद्दों पर बोल रहे हैं। बट वॉट इज़ नीडेड समवेयर इज़ बेसिक अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ऑन दैट फ्रंट व्हाट इज़ योर व्यू कि इन दोनों चीज़ों को अगर साथ में मिलाया जाए तो आई बिलीव उसका आउटपुट जो है, जब हम बात करते हैं सिर्फ पानी को ही नहीं बचाने की, हर रिसोर्स को, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो उस फ्रंट पे आपको लगता है कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले तो ये जो जल शक्ति अभियान अभी इनिशिएट हुआ है, आई थिंक दिस इज़ अ मच नीडेड स्टेप, जिससे लोगों में अवेयरनेस आना भी शुरू हुआ है। और क्योंकि ये एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म से मैसेज जा रहा है, तो इसका आउटरीच भी डेफिनेटली ज़्यादा है। हमने देखा है कि स्वच्छ भारत के चलते पिछले 5 सालों में अवेयरनेस लेवल बढ़ा है, तो दैट इज़ डेफिनेटली a need, but then at the same time we also need a approach where the community comes forward, कि लोग डिमांड करें कि हमें ये चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ये एक्शंस चाहिए। तो इसके लिए आई थिंक ज़रूरत ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाई जाए, और इसके लिए एजुकेशन, जैसा आपने कहा, एक बहुत Right, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, yes. माध्यम है। तो हमारे देश में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्लाइमेट चेंज एंड वाटर रिलेटेड कोर्सेज बच्चों के लेवल से ही लेकर इवन हायर एजुकेशन तक इनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। कुछ हैं अभी जो किए जा रहे हैं, जैसे वॉश ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट साथ ही साथ उसको क्लाइमेट चेंज से लिंक करने की भी ज़रूरत है। एंड इवन हायर एजुकेशन के लेवल पे द ऑप्शंस आर लिमिटेड राइट नाउ, वी नीड मच मोर। Of course, I think it requires both education, awareness, and at the same time practical experiences और on field को situations में जाकर लोगों को दिखाना कि situation क्या है, because आजकल टेलीविजन के माध्यम से भी लोग इतना कुछ जान रहे हैं, but what's needed is कि एक self awareness खुद में भी आए कि इन चीज़ों को, हमारे natural resources को बचाकर रखने की ज़रूरत है। Well, I believe it's been lovely talking to you, Misha जी, thank you so very much, and जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। May you keep doing the good work that you're doing, and I just hope that for all the viewers who are also watching us today, आपसे सिर्फ यही दरखास्त है कि do not take all our natural resources for granted। कोई भी चीज़ अतः में अगर हमें मिली है तो वो अनंत नहीं है, कहीं ना कहीं आकर वो ख़त्म ज़रूर होगी, और जिस दिन ख़त्म होगी शायद हम में से उस दिन किसी ने भी ये दिन आता हुआ ना देखा हो, but it can happen sooner than later। And of course when we talk about preserving our water, it requires to preserve our water bodies, to use water sensibly, because at the end of the day every small little action matters। बहुत बहुत शुक्रिया मीशा जी हमसे बात करने के लिए, एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। होप टू मीट यू वंस अगेन ऑन द काउच। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने आपको पहले सेगमेंट में दिखाया किस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंजर्व एंड प्रिजर्व योर नेचुरल रिसोर्सेज, और वो तभी हो सकता है जब यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर के ज़रिए मिले हुए हैं। जस्ट टू लाइटन अप द मूड, अभी वी आर हेडिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक में हम आपको कुछ आज खास दिखाने वाले हैं एवरी वेडनेसडे, बिकॉज वी ट्राई टू मेक इट वन ऑफ द सेगमेंट्स रादर अ स्पोर्ट्स सेगमेंट। लेकिन आज क्योंकि कोई भी हमारे पास स्पोर्ट्स सेगमेंट है नहीं, हमने स्पोर्ट्स को इस ब्रेक के अंदर इंक्लूड किया है। व्हाट स्पोर्ट्स स्टोरी आर वी गेटिंग फॉर यू? हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक कन्वेंशनल स्टोरी ऑन खो खो। एंजॉय दैट। खो खो का दिल्ली स्टेट का टूर्नामेंट यहाँ पर हमारी इंटरनल कमेटी जो कर रही है, ये एक बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर 56 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और ये इतिहास में दिल्ली के लिए पहला मौका है जब इतनी तादाद में बच्चों ने भाग लिया। लीग शुरू करने जा रहे हैं नवंबर-दिसंबर में, जिसके अंदर इसमें बच्चों का सिलेक्शन होकर के आगे फेडरेशन कप में खेलेंगे और वहाँ से इनका ग्रेडिंग होगा। तो ये जो ग्रेडिंग होगा, इसके साथ साथ इन बच्चों को नौकरी, और जो प्लेयरों को लीग में ख़रीदा जाएगा उनको एक अच्छा फाइनेंशियली भी और दूसरा मौका मिलेगा।
जब हमारी ओपनिंग थी तो कम से कम 56 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो एक दिल्ली का इतिहास बन गया है। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि इस गेम को और आगे बढ़ाने के लिए हमें कई जगह इसकी और अप्रोचें करनी पड़ेंगी, जिसके कारण और जो हमारे पब्लिक सेक्टर जो है इन बच्चों को चांस देगा नौकरी के लिए, तो मुझे लगता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो इनको कभी खेलने के लिए मना नहीं करेंगे और इस गेम को प्रोत्साहन देंगे। 27 साल बाद इस खेल को एक ऊंचाई दिल्ली राज्य में मिला है। तो मैं देख रहा था कि हमारी बहनें भी, जो आज कहीं प्रोफेसर है, कहीं डॉक्टर है, वो बहनें भी इस खेल को खेली हैं और आज इस खेल के प्रति उनकी भावना आज भी जुड़ी हुई है और वही भावना लेके मैं भी यहाँ आया हूँ। तो ये स्वाभाविक है, जिस खेल से हम जुड़े रहें, जिस खेल में हमारा एक नाम हो, जिस खेल में हम मेहनत किए हों, वो खेल जहाँ भी होता है तो एक खिंचाव उस खेल के प्रति बनता है। हमने जीतने के लिए 2-3 महीने पहले से प्रैक्टिस की है और हमारे साथ में हमारे सर ने हमारे साथ मिलकर हमारी प्रैक्टिस कराई। हमने अपनी टेक्निक बनाई कि हम ऐसे इस मैच को ऐसे खेलेंगे, इस तरह खेलेंगे, कैसे कैसे खेलना है, क्या खेलना है। इस तरह हमने टेक्निक बना के हम अपने लेवल को ऊपर लेते गए धीरे धीरे। फिर हम फाइनल में पहुँचे। फाइनल में फिर हमने और टेक्निक बनाई कि किस तरह से किस प्लेयर को आउट करना है, कैसे लेना है और हमें किस तरह से अपनी रनिंग करनी है। आगे का सपना है कि हम लोग लीग खेलें, नेशनल लेवल में हमारा गेम और एशियन लेवल में जाए और बेस्ट दे अपना। हमने बहुत अच्छा खेला, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था जिससे हम जीते। और हमारे कोच श्री अश्विनी शर्मा, उन्होंने हमारी 2 महीने बहुत मेहनत करवाई हमारी। और बारिश में जैसे लॉन्ग रनिंग वगैरह ये हमारी प्रैक्टिस शेड्यूल रहता था। और जो अपोजिट टीम थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और हमने फर्स्ट इनिंग में 9 आउट किए और उन्होंने 4। तो मैच बहुत अच्छा रहा था और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। टीम में कॉम्बिनेशन नहीं था, टच एंड खो और अर्ली इनके कारण, सेंटर लाइन इनके कारण ज़्यादा फॉल हो रहे थे हमारे, जिसके कारण हम हार गए। हमने बहुत कोशिश की जीतने के लिए, फिर भी फॉल के कारण हम पीछे रह गए। हमने आज बहुत प्रैक्टिस की थी, सबसे जीता हमने, बहुत अच्छी तरह खेला और हम फाइनल में पहुंचे। फाइनल में हमारी बस ये गलती हो गई कि हमने अपनी रनिंग अच्छी नहीं करी और हमारी चेजिंग भी बहुत लूज थी, जिस कारण आज हम हार गए। और इसके लिए हम अगली बार बहुत मेहनत करेंगे कि हम उसको, अपनी चीज़ को सब ठीक करें और हम वापस जीतें। फाइनल में हम हार गए, पर हमें बहुत गलतियां पता चली कि हम क्या क्या हमने नहीं करी। और हमने बहुत कोशिश करी कि हम जीतेंगे, पर हमारी गलती की वजह से हम हार गए। पर हम अगली बार बहुत कोशिश करेंगे कि हम जीत जाएं। हमारी टीम की कल की स्ट्रेटजी थी सिर्फ पालम को हराना, जो हमने कल हरा दिया। टीम वो भी अच्छी थी और आज हमें कोहाट को हराना था, जिसकी स्ट्रेटजी हम घर से ही बना के आए थे और हमें पता था हम ये मैच जीत जाएंगे। वो थोड़ी कमियां रही, बाकी हम फाइनल हमें पता था हम जीत जाएंगे। हमें थोड़ा फील्ड का तकलीफ आया, जो कि मैट पे खेलते नहीं, मट्टियों पे खेलते, मैट पे काफ़ी पैर भर रहे थे। मेरे सर पवन चहल हैं, जो हमें रोज़ हमारी प्रैक्टिस छत्रसाल स्टेडियम में कराते हैं और हमारे इंडोरेंस के लिए और हमारी अच्छी स्किल के लिए हमारी मदद करते हैं। रोज़ हमें हमारी कमियां बताते हैं, जिससे कि हम और अच्छा कर सकें, और दूसरे टीमों के बारे में भी बताते हैं, वो कैसा खेलते हैं, उनकी वीकनेस बताते हैं। लीग खेलने का सपना देख रहे हैं, जिससे कि हमारे हर टीम का एक मेंबर खेलना चाहता है, जिससे कि हमारे घर जो परिवार है वो सुधर जाए ज़्यादा अच्छा। हम अच्छे फैमिली से नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं ताकि हमारे घर परिवार हमसे खुश रहे और अच्छा चले। हमारा गेम 2 चीज़ों से मिलकर बना है, डिफेंस और अटैक। तो कुछ बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, बाकी कुछ
अटैकर, कुछ डिफेंडर होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो स्किल है, वो जो बच्चा जिसमें फिट है उसको कराया जाता है, उसको देखा जाता है और ये प्रोग्रेस धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। गेम्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत स्पीडली इम्प्रूव हो जाए। इन बच्चों को खेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आज हमारी खो खो तरक्की कर रही है। आज से इंडोरेंस की कमी थी और कुछ टीम वर्क जो हमारे कोच ने सिखाया था वो हम ढंग से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वीकनेस रही है जो हम आगे अपनी पूरी करेंगे। सर फाइनल सफ़र काफ़ी अच्छा था और पहले मुकाबले इतने सही नहीं हुए जो हमारे टक्कर के हो सके, पर अचानक इतना तगड़ा मुकाबला करके हमें अपनी कमियों का पता चला जो हम पहले कवर न कर सके। आज हमारी टीम फाइनल खेली, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हमारी टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खेल में ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन इसी से ही हमें अपनी कमियों का और अपनी खूबियों का पता चलता है और जो कमी रही हम इस पर काम करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे और जो नेक्स्ट जो कंपटीशन आएगा उसको हम जीतेंगे। और दोस्तों अब खो खो से आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको आज बताया था कि आज का ये शो काफ़ी सीरियस मुद्दों को लेके बात करने वाला है, बट ऑफ कोर्स टॉपिक्स विच कैन नॉट जस्ट बी अवॉइडेड, टॉपिक्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड। जहां हमने पहले सेगमेंट में आपको बताया कि किस तरह से पानी को बचाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है एंड हाउ एवरी एक्शन ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल विल मैटर एंड डज मैटर। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए और अब बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेके। यस, आई बिलीव बहुत सारे लोग अभी भी स्टार्टअप का मतलब सही तरीके से समझते नहीं हैं, इसलिए आज हम आपको स्टार्टअप्स इस शब्द से तो वाकिफ़ करवाएंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हमारे देश की सरकार के साथ मिलकर ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं टू हेल्प ऑल द इंडिविजुअल्स हु हैव एन आइडिया, हु हैव अ विजन, हु हैव अ ड्रीम टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड कुछ चेंज लाना चाहते हैं हमारे देश के अंदर, तो उसको कैसे एक बड़े स्तर पर implement करवाया जा सकता है। That is what today we shall be talking in the second segment, which is of course Startup India and all the startups that have happened so far and will continue to happen. It's a pleasure to introduce the two gentlemen who shall be in discussion over here in this particular segment on this topic. आज सबसे पहले I would like to introduce to all of you, I have with me Mr. Ravi Tyagi, who is the Chief General Manager from SIDBI. नमस्कार त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much for joining us on the couch over here. एंड दोस्तों उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद है सुनील कुमार जी, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ स्मार्ट हेल्थ केयर। गुड इवनिंग सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमसे आज यहाँ बात करने के लिए। रवि जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करती हूँ इस बातचीत को। हमने बात करी स्टार्टअप्स के ऊपर। बहुत बार लोग स्टार्टअप्स को एज अ बिजनेस प्लान समझ लेते हैं एंड दे डू नॉट हैव द क्लैरिटी। जानते तो बहुत, सुनते तो बहुत है, कहना चाहिए लोग आज भी न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, टेलीविज़न में, दोस्तों से, अराउंड एवरीवेयर, कि स्टार्टअप्स को लेके आज सरकार कितना कुछ सपोर्ट कर रही है लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए, अपने ड्रीम को या विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन अ बिग नेशनल लेवल ऑल्सो या स्टेट लेवल पे भी, टू मास ऑडियंसेस बेसिकली। स्टार्टअप का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है जब हम उसको सरकार के संदर्भ में देखते भी है ऑन अ बिग लेवल? ये आपने एक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि स्टार्टअप का बहुत डिफरेंट लोगों के मन में परसेप्शन है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट व्हाट इज़ अ स्टार्टअप। नाउ एनीबडी सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस लिटरली इज़ अ स्टार्टअप। समबडी इज सेटिंग अप अ टेलरिंग शॉप, कोई मशीन शॉप लगा रहा है, कोई छोटा सा होटल खोल रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहा है, सब स्टार्टअप्स हैं। तो व्हाई डू वी सडनली हैव अ न्यू काइंड ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टार्टअप? स्टार्टअप्स ग्लोबली लेकिन थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन होते हैं। स्टार्टअप्स उसको बोलते हैं कि जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग इनोवेशन की पावर से और टेक्नोलॉजी के पावर से कुछ डिसरप्शन कर सकता है, विच कैन रियली बिकम वेरी बिग, विच कैन स्केल अप वेरी क्विकली and which can really provide immense benefits to the society. And that's why, you know, every government in the world today, every government of every country wants startups to grow in their countries. Just to give an example of a startup, now there are so many, you know, taxi companies in the country. There were so many taxi companies. किसी के पास 20 टैक्सी हैं, किसी के पास 100 टैक्सी, किसी के पास 500 टैक्सी।
लेकिन एक कंपनी छोटी सी स्टार्टअप स्टार्ट हुई जिसका नाम था ओला, आज सब उसको जानते हैं। उस कंपनी ने ऐसा एक डिसरप्शन कर दिया कि आज उससे 1 मिलियन टैक्सी ड्राइवर्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ 500 उसके साथ इंजीनियर काम करते हैं। उसने एक कंट्री में एक सिटीज़न मोबिलिटी की प्रॉब्लम को नियरली सॉल्व कर दिया। आज आप किसी भी नई टाउन में जाते हैं, नई सिटी में जाते हैं, नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ से कार लूँगा, मैं कैसे पहुँचूँगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, सेफ टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फेयर मेरा रीज़नेबल होगा कि नहीं। एक छोटी सी स्टार्टअप ने कंट्री में 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट और इतना बड़ा एक सिटीज़न प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप्स आजकल, 3-4 बड़े नाम जो हैं आपको मैं लेता हूँ आपके सामने, जो हर सेगमेंट में हैं। आपने ओला का नाम देखा, आपने ओयो रूम्स देखा है। सिमिलरली आप किसी छोटी टाउन में जाते हैं, एक सेफ रूम जहाँ आप रह सकते हैं, उसने अगेन सिटीजन बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फूड ऐप्स कितनी सारी आ गई हैं अब, फूड ऐप्स आ गए, आपके घर में आ जाती हैं। किसी को मंगाना है, बैठे बैठाए किसी ओल्ड एल्डरली को खाना मंगाना है, कुछ मंगाना है, से लेके बिग बास्केट, एवरीथिंग बिग बास्केट, स्विगी, एंड देयर स्विगी में आज लाखों राइडर्स हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट because government cannot provide employment to everybody. So startups have the power to create business models which can scale up very fast and employ a lot of people. Healthcare है, financial inclusion है। आज आपने पेटीएम देखा है कि आज पेटीएम जैसे कितने वॉलेट्स आ गए हैं, भीम है। People are able to just transfer money on their mobile phones. This was unimaginable about maybe even 5 years ago. None of us used to do that. But ये आज हो रहा है। So all these are innovations which are coming through the startup way. हेल्थ टेक है, एजुटेक है, कंटेंट डिजिटलाइज हो रहा है, इजी वे में बच्चों को पढ़ाने के मॉडल्स निकल रहे हैं। हेल्थ टेक में बहुत काम हो रहे हैं। द जेंटलमैन इज आल्सो इन हेल्थ स्टार्टअप। सो फॉर गवर्नमेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू create this ecosystem, because this ecosystem is not created by the old institutions कि बैंक्स से चल जाएगा अपने आप, स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग हो जाएगी, उससे नहीं होता है। एक नया इकोसिस्टम गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ता है। राइट, ऑफ कोर्स। आपने हेल्थ केयर की बात करी तो मैं सुनील जी को लेकर आती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। हेल्थ केयर सेगमेंट में आप किस तरह का स्टार्टअप आपने शुरू किया है एंड व्हाट इज इट मेंट टू डू? आपका पर्पस क्या रहा है स्टार्टअप को शुरू करने का भी? Ma'am, actually in a healthcare segment, what we are trying to do, in India there is a problem that not every individual is covered under health insurance policy. Achha. Because of it's very expensive. If you wanted to go for any health insurance, that will cost a premium near around 5,000, 10,000. For the complete family, it will be cost around 25,000. अगर घर पे old citizen है तो that will be premium exceed, particularly for the young man that the premium will be low, and for the old one that the premium will be very high. So what we are trying to do, that we are trying to reduce the financial burden of the individual family. We are having that Care Plus membership card, in which we are right now in Noida. We are more than 30 hospitals we have impaneled. So whenever the individual and the complete family visit to our type healthcare center, that OPD, IPD and that diagnostic and annual health checkup, they will get the discounted rate of treatment actually. That OPD is not covered by any health insurance policy. You have to bear those expenses from your pocket actually, and the diagnostic as well. अगर एक दिन में एक फैमिली अगर हॉस्पिटल पे विजिट करती है तो उसके OPD के लिए सपोज अगर 1,000 रुपीज़ चार्जेस हैं एंड 5,000 रुपीज़ अगर उसके डायग्नोस्टिक के बिल हैं, तो दैट विल बी कंप्लीट कैश बर्न फ्रॉम देयर पॉकेट। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ वर्कआउट नहीं कर सकती। सो वी आर वर्किंग ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, जहाँ जो भी बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं लाइक JP हॉस्पिटल, मेट्रो, इन दिस फैसिलिटी दैट पर्सन कैन गो एंड दे विल गेट द डिस्काउंटेड रेट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द कंप्लीट फैमिली। एंड एडिशन टू दैट वी आर इनकॉर्पोरेटेड द accidental insurance policy, like to create the awareness regarding the insurance. Let's see how that insurance policies can be benefited to their family and their children. So we have introduced the vector-borne diseases protection. So we are covering 7 types of the vector-borne diseases: dengue, malaria, chikungunya, kala hajara, Zika virus. So all these things are covered, and in which we are covering 25,000 rupees of the cash treatment benefit. Wow. So the complete family and below 18 age, like their kid can be covered in this protection plan. So we are covering the OPD and IPD within 23 hours. Like whatever the expenses you are going to bear, you can save 20 to 30% of your complete expenses. And the person actually, those who are frequently visit to the hospital, like the old age people, so there is a problem like blood pressure, diabetic,
orthopedics problem. So they frequently visit in the hospital once in a while of 2 months. So they needed to be saved some kind of money. Matlab, it's a money saving health protection plan that we are incorporated, including with the insurance policy to reduce the financial burden of the lower and middle class family. लेकिन आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब बात भी उठाई है और साइड बाय साइड यू डूइंग एक्चुअली अ वेरी गुड वर्क, बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाना नहीं चाहते हैं, यू नो मेडिकल इंश्योरेंस करवाना नहीं चाहते बिकॉज उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दिखती है, एंड दिस कैजुअल केयरलेस लीनियंट बिहेवियर अपनी हेल्थ को लेके इज समथिंग दैट कम्प्लीटली बैफल्स मी ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल कि इंसान उतना कैसे कैजुअल हो सकता है. बट जिस सेगमेंट में आप इस समय फंक्शन कर रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर, जहां आप इतनी अवेयरनेस के साथ साथ लोगों के लिए इतनी सुविधाएं भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यू गोइंग आउट ऑफ द वे टू गेट दैट डन बाय योर स्टार्टअप. व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ऑल ऑफ दिस कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. यू नीड योर फंडिंग्स, राइट? बिफोर आई एक्चुअली कम, ओके लेट मी ओनली आस्क यू पहले कि आपको फंडिंग कहाँ से आती है, देन आई कम टू त्यागी जी कि मैं आपसे भी पूछूंगी कि फंडिंग्स कैसे होती हैं. हाँ जी. Okay, so we have raised the seed investment from Delhi government. We are there is an incubator, Saif incubator. We are funding from there, and that initial infrastructure we have got, and currently we are working on that, and we are planning to raise the next round of investment in a couple of months just after doing some traction over here. So we are fully functional in Noida and Delhi NCR. So after that we will look for the next round of investment like angel and VC funding. So currently we have raised the seed investment. So further we will go like SIDBI and there is other venture capitalists also. Of course, as the Apex body जिसके अंदर बहुत सारे मतलब और चैनल्स खुल रहे हैं, एंड मैं आपसे चाहूँगी इनफैक्ट रवि जी कि आप बताएं कि जब आप लोग फंडिंग करते हैं एक स्टार्टअप के लिए, सो ऑब्वियसली यू आर नॉट कनेक्टेड टू द एकदम द स्टार्टअप चेन जिस पर्सन से शुरू होती है, जिसका विजन है वो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे. इट्स गोइंग टू गो थ्रू अ कंप्लीट चेन. व्हाट इज द एंटायर क्राइटेरिया दैट इज केप्ट in mind when it comes to funding a particular startup, and किस तरह से उसको execute कराया जाता है sample level पे, छोटे स्तर पर, ये उसके बाद कितना बड़ा करना है, what's the whole procedure? So see, I'll just break it into two parts. Right. आपने जैसे बोला कि क्या स्ट्रक्चर है. So गवर्नमेंट एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है बेस पर. सबसे पहले जैसे इन्होंने एक छोटे इंक्यूबेटर, दिल्ली गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर से इन्होंने कुछ वहाँ से सपोर्ट लिया. So there are a lot of incubators today in engineering colleges, in management schools, and private incubators also. So Niti Aayog has a Atal Innovation Mission under which they support incubators. Other ministries also support incubators like MSME ministry and other ministries. Now these incubators are the first place where a new startup can go and get some ready infrastructure. Internet connectivity मिलती है, some know-how मिलता है, mentoring मिलती है. Startup ecosystem में mentoring की बहुत बड़ी requirement है. Somebody who can really tell them, give them guidance, because they are not doing something standard. You know, they are going unknown में घुसते हैं ये लोग. कुछ नया टेरिटरी के अंदर आप जा रहे हैं जहाँ आपने पहले कभी कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, आपको खुद भी नहीं पता कि आप किस में और कोई ऐसा मे बी ऐसा मॉडल भी नहीं है जो आप रेप्लिकेट कर रहे हो, क्योंकि आप नया क्रिएट करते हो. वो स्टार्टअप का बेसिक डीएनए है कि आप इनोवेट करते हो, कुछ गैप देखते हो सोसाइटी में, नीड में, और वहाँ पर आप एक नया इनोवेशन करते हो. तो जब ये इंक्यूबेटर्स में अपना जो भी आइडिया है उसको फॉर्मलाइज करते हैं, उसको थोड़ा सा एक शेप में लाते हैं विद हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट्स, and then they go to the market. Some of them commercialize at small levels. तो उतना पैसा एक छोटे से सीड सिस्टम से, गवर्नमेंट सिस्टम से मिलता है. अब नेक्स्ट स्टेज आती है कि कौन इनको पैसा देगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल बैंकिंग फाइनेंस नहीं है. जितना बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, 80-90 लाख करोड़ रुपया बैंक्स का लोन है, उसमें से 15 लाख MSME सेक्टर 15 लाख करोड़ जाता है. लेकिन बैंक्स कैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी है, जहाँ समझ सकें कि वो क्या होने वाला है 1 साल बाद. कोई मशीन ले रहा है 8 घंटे काम करेगी, उनको सिक्योरिटी चाहिए हर चीज की. लोन देते वक्त भी दे रिक्वायर सिक्योरिटी, इट कैन नॉट फंक्शन एज दिस. एब्सोल्युटली, एंड सम प्रेडिक्टेबिलिटी कि क्या होगा, कितना रेवेन्यू होगा, कितने साल में क्या होगा. But these businesses, they have generally very ambitious plans, and they become successful also. Of course. But there are failures also. That is another very big feature of startups. A lot of startups में failure rate is very high, which is globally. That's how it happens, because they are trying to do something very new. So culturally also, you know, in the country, wherever the startup culture has to come, people have to start accepting failures also. If you do something, try to do something new, sometimes you will fail also. तो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स, तो इसमें जो पैसा भी डालेगा इनके वेंचर में, वो डालेगा जो हेल्थ केयर समझता है, जो समझता है कि कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. कुछ टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ कर रहे होगे, कुछ टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे होगे, तो इनके प्लेटफॉर्म की रोबस्टनेस, और कौन ऐसा बिजनेस मॉडल किसी दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल हो पाया है, नहीं हो पाया.
तो इन्वेस्टर्स भी बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स चाहिए यहाँ पर। तो जैसे इन्होंने बोला कि अब ये एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे ना, हु आर एंजल इन्वेस्टर्स, दीज आर आई वुड से लिटिल वेल्दियर पीपल बट हु हैव बीन entrepreneurs themselves, who have been in senior positions in technology companies or businesses, and they understand, and so they also want to mentor them and also put some money with them. So there are a lot of angel networks, like Delhi has a very big angel network today, maybe 400-500 members. वहाँ पे इस तरह के entrepreneurs जाते हैं, pitch करते हैं investors के सामने, and if investors like, सब में सिडबी का रोल कैसे आता है? हाँ, तो सिडबी का रोल ऐसा आता है कि आप जब ये नेक्स्ट लेवल जब इनका आता है कि वेंचर फंड्स आते हैं, दीज आर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो थोड़ा बड़ा पैसा डालना शुरू करते हैं, मे बी 5 करोड़ से ऊपर की जब रिक्वायरमेंट होती है। तो वेंचर फंड्स भी एक अभी से इंडिया में जैसे 10 साल पुराना ही वेंचर फंडिंग थोड़ा ग्रो हुआ है, ये इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ी योजना है, प्राइम मिनिस्टर का 10,000 करोड़ फंड फॉर स्टार्टअप्स। सो सिडबी उसको मैनेज करता है आज। तो सिडबी क्या कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे फंड्स को सपोर्ट कर रहा है, एंकर कर रहा है, उनको 20 से 25% तक की उनकी कॉर्पस का सपोर्ट दे रहा है। और सिडबी की वजह से उनको बहुत सारे इन्वेस्टर्स में क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशन ने जब पैसा डाला है तो उन फंड्स को भी पैसा रेज करना पड़ता है। तो ऐसे फंड्स बहुत सारे इंडिया में, करीब सिडबी 130 फंड्स को सपोर्ट कर चुका है और करीब इस जो गवर्नमेंट की नई स्कीम है इसके अंडर 47 फंड्स को सपोर्ट कर चुका है, जिसमें 3,000 करोड़ का कमिटमेंट किया। नाउ दीज फंड्स पुट मनी इन द स्टार्टअप बिकॉज दीज फंड्स आर मैनेज्ड बाय नॉट बाय बैंक्स, दीज फंड्स आर मैनेज्ड बाय वेरी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले स्टार्टअप्स में पैसा डाला, क्योंकि डालना आसान है लेकिन स्टार्टअप्स में पैसा निकालना भी मुश्किल है। करेक्ट, और उसको चलाना और आगे ग्रो करना और मुश्किल होता है। आई वांट टू जस्ट कैरी दिस थोड़ा सा फॉरवर्ड टू सुनील, आपसे भी पूछूंगी मैं ये बात, जब एज एन जैसे आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया हेल्थ केयर के अंदर, यस मैम, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है टू रीच आउट टू पीपल टू काइंड ऑफ फंड योर प्रोजेक्ट्स? इज इट अ डिफिकल्ट रोड? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स आउट देयर जिनके पास कितने आइडियाज हैं, कितने ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज हैं, बट टू बी एबल टू रीच आउट टू अ पोटेंशियल इन्वेस्टर और उनको आप अपनी विजन समझा सको और कन्विंस कर सको कि वो अपना मनी लगाएं उसके अंदर, इट टेक्स अ लॉट। हाउ डिफिकल्ट हैज द रोड बीन फॉर यू? It's been a very difficult, actually it's startup itself a difficult journey, and it's a totally unpredictable journey, and you actually never been, and you are not experienced enough to do this kind of job. Basically those are the startup, actually I just completed my MTech and I have started my startup and I just initiated my things, and that time we are not having that much of experience that is required the most, and you don't know where you have to go, the correct person that you needed to identify कि किसके पास जाना है, मुझे किसके पास पिच करना है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई टू करेक्ट पर्सन, and the main part is that you need to find the co-founder as well for your company because you cannot do all the things by yourself. So there is a two part, that making your team member and finding that funding investors and other mentors as well, because if you are not getting the correct mentor and you are going in that part, so it will be a very difficult, because it's a completely unpredictable. No matter that how much money you can put in a startup, if you don't have that correct vision or the correct roadmap that you are going, because the business plan is just a hypothetical plan that you cannot say that it will going to work and it will be 100% and truly it will give you the return of investment. So you need that person who can actually identify whether you are heading toward the right direction or not. So there is a one confinement that you need to find the correct person in your company, those who can give the guidelines, so where you have to work, where you because the plan needed to be keep on change sometime. It's like that ki sometimes you make the plan you have to and iterate it continuously. So we need to address the problem according to the current and of course situation. ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर स्टेप पे ना आपको पहले से कुछ पता है, ना किसी और को शायद उतना it's एक्सपीरियंस completely होगा, बिकॉज इट्स लाइक अ unpredictable. फ्रेश ग्राउंड, एक नया आइडिया है जिसके ऊपर एवरीबडी जो आपके साथ Yeah. जुड़ते भी हैं उनके लिए भी उतना ही नया एक्सपीरियंस है जितना आपके विजन क्या So खुद भी that's है why उस तरह से it's देखा जाए। and again the customer part, that how the customer will react to your Absolutely, the market product and reaction is- service. But market one thing which is reaction. very important and should be answered or rather right now dealt with this gentleman कि आप हेल्थ केयर को जैसे डील कर रहे हो, मैं आपसे पूछती हूँ रवि जी, लाइक अगर हम 10 साल पहले देखते तो स्टार्टअप्स का कुछ नामो निशान नहीं था, लोग जानते नहीं थे। इन द कोर्स ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स अगर देखें, हाउ डू यू थिंक अगर हम इंडिया को पिक्चर करें ग्लोबली ऑन द वर्ल्ड मैप, तो स्टार्टअप्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स काइंड ऑफ प्रमोटिंग आवर जीडीपी एंड आल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुटिंग अस आउट देयर ऑन द ग्लोबल मैप? अगर हम इंडिया को देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर
इस इंटायर कॉन्सेप्ट के अंदर ऑफ कमिंग अप विद स्टार्टअप्स, सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं, हर डिपार्टमेंट में, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, फूड, एवरीथिंग, हाउ मच डू यू थिंक इट्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री आल्सो? See, positive growth, good growth, bad growth, कुछ negatives so India, I mean, definitely startups have contributed to a lot of growth. It's not that we are talking, but there are startups in hospital, in cancer care, everything. And उसमें आपको सिर्फ pros and pros ही दिखते हैं कि cons भी होते हैं? Cons भी हैं. It's a market. There is no con in the sense that yes, it's still a developing ecosystem. आज भी हमारे यहाँ हम सब लोग भी अगर कोई स्टार्टअप में पैसा डालना है तो इतनी आसानी से नहीं डालेंगे. मतलब इट्स अ सिस्टम व्हिच इज स्टिल इवॉल्विंग. एंड स्टार्टअप का जो मेजरमेंट होता है कि कौन सी कंट्री एक स्टार्टअप में मैच्योर कर गई है, वहाँ कितने यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस हुए हैं. आप एक नया टर्म है, ग्लोबली एक टर्म माना जाता है जब एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए, तो वो माना जाता है कि वो एक बड़ी कंपनी बन गई है, बड़ी स्टार्टअप क्रिएट हुई. तो आज इंडिया में मेरे ख्याल से कम 8-10 यूनिकॉर्न्स हो गई हैं. सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन दैट इंडिया में इतने सारे, कई कंट्रीज हैं जैसे उनमें एक भी यूनिकॉर्न नहीं होगी. या अगर हम ग्लोबली देखें और इंडिया को, मतलब अगर हम ग्लोबली बात करें स्टार्टअप्स की, तो फेसबुक आल्सो वाज अ स्टार्टअप. Yes, absolutely. Out of a college. Yes, out of a college, and which has gone from where to where. So startups definitely have that potential at the end of the day. Yes, yes. I would have loved to have the discussion forward, gentlemen, but आज थोड़ा सा we are running out of time actually. But quick one, a last one मैं आपसे पूछूंगी इनफैक्ट सुनील जी, कि इस स्टार्टअप को शुरू करने के बाद जब आप हेल्थ केयर देखते हैं, इसी सेगमेंट के अंदर इस स्टार्टअप के साथ आप यहाँ से कितनी ग्रोथ देखते हैं टुवर्ड्स रीचिंग आउट टू पीपल टू बी एबल टू क्रिएट एन अवेयरनेस एंड आल्सो मेक देयर लाइव्स मच मोर कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट? कितना आपको इसमें ग्रोथ दिखता है आगे आने वाले? Right now I'm in India actually. What is there is a 75% of the Indian population, they do not have any kind of health protection plan. That rural India, and the person, those who are covered in any insurance policy like central government employee and the corporate employees, those who are working in multinational companies, and there are some small and medium enterprises, they are also not providing any health protection plan to their employees. So there is a lots of potential in terms of insurance in the finance segment right now, and there is a like 308 something billion cash flow it's having entirely in insurance market, and currently lots of companies are working in that health finance and the insurance company. So there is a lots of potential right now. Right, of course. And in fact मैं रवि जी को भी लाऊंगी. very quick 3 tips जो आपको लगती है कि अगर एक इंसान को स्टार्टअप शुरू करना है, so what are the 3 things that he or she needs to keep in mind when it comes to figuring out the right base ground? 3 quick ones, very quick. Yeah, so see, there is one thing is, I think there should be a lot of clarity on what serious need of some customers or society you're trying to address. Focus basically होना so चाहिए. you should not be like too much spread out. You should be very focused on, yes, this is the need I'm addressing and this is actually gap. And then second is that you should differentiate. You should not try to do things which already too many people are doing. Now if you try to make a messenger app, आप कितना भी अच्छा बना लो, but already WhatsApp has done something. Yes, correct. So you'll not be able to do it unless you seriously differentiate from what is being happening. So differentiation क्या है? Because this is what everybody will ask you. How are you different? This anybody can do. Number 3, as he mentioned, you know, get a good team. Sometimes it's not possible to do it alone. Maybe you are a technology person and you have good technology ideas, but you need a partner who is good in execution, who is good in market, sales. Everybody likes to see in startup investors. No, they like to see a good team, a complete Very well made team. points, yeah. So these are the things. Keep your ears to the ground. Find a good mentor. Don't be hesitant, and you have to go and find a mentor. Some mentors are not easily available. These are people who are very experienced, people who have done the journey, have seen that, all that what happens through this journey. So they can give, even in a half an hour, they can give you tips which will be of immense value on your journey. So I would say 3-4 things. There are many more things. Clarity and of thought and everything. Of course, convince your family first to put some money, because they are the first investors for you. They are the first risk investors, for you. Yes. And don't lose heart. You have to be very strong-hearted, very strong perseverance to run a startup, because it's not an easy journey. This guy is a strong guy, and that's why he's doing it. As you said, focus, clarity, differentiate कि कितना है, work करता है, and at the end of the day, just keep your head straight. It's all possible at the end of the day. Thank you very much, gentlemen. Thank you so much. I totally loved having you on the couch over here, and the past 20-25 minutes just flew by. But wishing you all the luck, Sunil. Thank you so much. Very all the very best from all of us over here कि आप जो कर रहे हैं startup segment, healthcare segment के अंदर, very well. Thank you. And Ravi ji, just one thing for him. We are overboard on time. Let's just keep this to probably post the show, as the
tip from a mentor over here. But for Right, today right. and for right now, thank you बहुत Ravi ji. You could Thank make you. time out from your schedule to join us over here. बहुत शुक्रिया Thank इसके you. लिए. नमस्कार. Thank you. Thank Thank you very so much. much, ma'am. एंड ऑन दैट नोट दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम आपसे फिर एक बार अगले बुधवार मिलेंगे शाम को 4 बजे. टिल देन, गुड बाय, हैव अ लवली इवनिंग एंड टेक केयर.